बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम डिस्कस करेंगे जी टर्की वीज़ा के बारे में कि टर्की का विज़िट वीज़ा जो सारे पाकिस्तानी नेशनल अप्लाई कर सकते हैं, उसकी फ़ाइल प्रिपरेशन कैसे होती है, उसकी फ़ाइल सबमिशन कैसे होती है और उसके लिए स्टेप्स कौन कौन से हैं, उसके लिए डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से गैदर करने हैं। तो बड़ी शॉर्ट सी इंफॉर्मेटिव वीडियो है आप लोगों के लिए। आगे हम इंशाल्लाह कनाडा, यूएसए और बाकी जो आपके हैं यूके है, आपका ऑस्ट्रेलिया है, इनकी कंट्रीज़ की इमिग्रेशन फाइल्स कैसे प्रिपेयर करते हैं, इनके स्टेप्स कौन कौन से हैं, मेडिकल विज़िट आप लोग कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, आप लोगों की स्किल्ड इमिग्रेशन कैसी है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम ये वीडियोस जो हैं वो जल्दी अपलोड करने वाले हैं। तो आप काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें ताकि ये इंफॉर्मेशन जो है यूज़फुल होती है तो वो बाकी लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं जी। नेक्स्ट हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि इसमें स्टेप्स कौन कौन से हैं जो हमारे ज़हन में होने चाहिए। जिस तरह से हमने फ़ाइल की प्रिपरेशन जो है उसको स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले तो आपकी जो कैटेगरी है कि आपको किस कैटेगरी का वीज़ा चाहिए, या आपको जो फ़ाइल प्रिपेयर करनी है वो वर्क परमिट की है, बिज़नेस ट्रिप की है, आपको कोई इन्विटेशन आया हुआ है, आपको विज़िट पे जाना है, अपने लीगल विज़िट पे जाना है। ये कैटेगरीज जो है ना वो आपके ज़हन में होनी चाहिए। तो जब आप कैटेगरी डिसाइड कर लेते हैं तो उसके बाद गैदरिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स आता है कि अब आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इसके लिए गैदर करने हैं। तो जो डॉक्यूमेंट्स हम गैदर करते हैं, तैयार करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, उसको हम फाइल की शेप देते हैं। तो उसको कहते हैं कि जी हम वीज़ा फाइल प्रिपेयर कर रहे हैं। जब हम अपने डॉक्यूमेंट्स को गैदर कर लेते हैं तो बेसिकली उन डॉक्यूमेंट्स को एक चेक लिस्ट होती है हर कंट्री की, उसके साथ मैच कर लेना चाहिए। कोई डॉक्यूमेंट आपका रह ना गया हो। ये सारी चीज़ों को मैच करने के बाद, ऑर्गेनाइज करने के बाद, इनको फाइल की शेप देने के बाद एक बार इसको रिव्यू कर लें कि आपकी फ़ाइल के अंदर कोई चीज़ मिसिंग तो नहीं है, कोई चीज़ आप भूल तो नहीं रहे हैं। नेक्स्ट है जी हमारा, जब आपकी फ़ाइल प्रिपेयर हो जाती है तो आपने जो आपके वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर है, जिस तरह डिफरेंट कंट्रीज़ का, कुछ को जेरिस डील कर रहा है, कुछ को जीएफएस डील कर रहा है, कुछ को फेडेक्स डील कर रहा है, कुछ को वीज़ाट्रॉनिक्स डील कर रहे हैं, तो टर्की जो है उसको एनाटोलिया डील कर रहा है। तो नियरेस्ट एप्लीकेशन सेंटर आप लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में जहाँ पे आप बेस्ड हैं, तो वहाँ पे चेक करें कि कौन सा है आपके पास। उस एप्लीकेशन सेंटर में आपको बेसिकली वो फ़ाइल को लेके जाना है अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ, अपने ओरिजिनल पासपोर्ट्स के साथ, जो करंट है, जो प्रीवियस है। तो वहाँ पे जाके आपको ये फ़ाइल सबमिट करनी होती है। एनाटोलिया में जाने के बाद आपको बेसिकली वो एक छोटा सा क्वेश्चनेयर देते हैं। जब आप एंटर होते हैं तो आपका नंबर आएगा, आपका नंबर कॉल किया जाता है, आपको एक क्वेश्चनेयर दिया जाता है और साथ में एक ट्रैवल हिस्ट्री फॉर्म दिया जाता है। बड़े सिंपल से क्वेश्चन है, 5, 6, 7 क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर। डिफरेंट टाइप्स के होते हैं कि आप क्यों जा रहे हैं, आप कब वापस आएंगे, वहाँ पे आपका स्टे कैसा होगा, आपका टर्की के साथ रिलेशनशिप क्या है। तो एक छोटे छोटे एक लाइन के उसके अंदर सिंपली आपको आंसर्स जो हैं वो एंटर करने हैं, लिखने हैं, एंड रिटर्न है। कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, कोई इसके अंदर इतनी बड़ी केमिस्ट्री नहीं है। वो लिख के आपको जस्ट अपने जो एप्लीकेशन अफसर है उसको सबमिट करवा देना है। सबमिट करवाने के बाद जी जब आपसे वो फ़ाइल ले लेते हैं तो उसके बाद आपको अगले काउंटर पे फ़ीस पे करनी होती है। फ़ीस पे करने के बाद आपको वो फ़ाइल रख लेंगे और आपको एक रिसिप्ट दे देंगे और जिसके ऊपर आपकी अमाउंट वगैरह लिखी होगी, पासपोर्ट की जब उन्होंने कलेक्ट किया उसकी डेट लिखी होगी, आपकी फ़ाइल जब सबमिट हुई है उसकी डेट लिखी हुई होगी और उसके बाद आपको वेट करना है 1 से 2 दिन। नॉर्मली वेरी नेक्स्ट डे, जो नेक्स्ट वर्किंग डे होता है, उसमें आपकी कॉल आ जाती है, वेरिफिकेशन कॉल। इससे 1, 2, 3 दिन के पीरियड में कोशिश करना है या 4 दिन के पीरियड में आपका मोबाइल, जो आपने मोबाइल नंबर अपना दिया हुआ है उसमें अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर, एक तो वो आपके पास होना चाहिए और वो एक्टिव होना चाहिए ताकि जब वो कॉल आए तो वो कॉल मिस ना हो। और उसमें कोशिश करें कि जो भी इससे डाउटफुल हो कि ये कॉल एनाटोलिया से हो सकती है तो उसको अटेंड करें। 2-3 छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर, उसके बस आपको आंसर देने हैं कि आपका फाइनेंशियल मीन क्या है, आपकी जो है वो पर्पज़ ऑफ विज़िट क्या है,
आपकी वेरिफिकेशन कॉल हो जाएगी और उसके बाद आपको एम्बेसी डिसीजन का वेट करना है। जो 15 से 20 दिन 22 दिन वो आपका पासपोर्ट रखेंगे, उसके बाद वो डिसाइड कर देंगे कि वो आपका वीज़ा स्टैम्प हुआ है, स्टिकर लगा है या नहीं लगा। जब पासपोर्ट कलेक्शन के लिए कॉल आए जी, आप पासपोर्ट जाकर कलेक्ट करें, उस पर चेक करें कि आपका वीज़ा अप्रूव हो गया है या आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया है। अगर आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता है तो सिंपली आपने अपनी ईज़ के मुताबिक, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक, अपनी डिज़ायर के मुताबिक आपको अपना ट्रैवल जो है वो प्लान करना है। और ट्रैवल प्लान करने के लिए आपको टिकट चाहिए। टिकट आप हमसे भी बनवा सकते हैं, बुक करवा सकते हैं। और जो आपके जिनके आप परमानेंट क्लाइंट हैं, अगर किसी ट्रैवल एजेंसी के, तो आप उससे भी करवा सकते हैं या आप नियरेस्ट ट्रैवल एजेंसी से भी करवा सकते हैं। तो जहाँ से आपको डिस्काउंटेड टिकट मिले आप अपना ज़रूर बुक करवाएं। जो आपकी 6 मंथ की 3 मंथ की वीज़ा वैलिडिटी है उसमें अपना ट्रैवल प्लान करें और टाइम पे एग्ज़िट हों। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे इंशाल्लाह जल्दी कि वहाँ पे TRC कैसे अप्लाई करते हैं, प्रोसीजर क्या है, अपॉइंटमेंट कैसे मिलती है, वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो आपने अपने जहन में रखने हैं फाइल प्रिपेयर करते हुए, उसको सबमिट करते हुए। ये कोई बड़ा काम नहीं है जिसके लिए आपको अभी लाखों रुपये। तो छोटे से काम के लिए कोशिश करें कि क्वालिफाइड बंदे के पास जाएँ, रजिस्टर्ड ट्रैवल एंड टूरिज़म लाइसेंस्ड बंदे के पास जाएँ, लाइसेंस्ड कंपनी के पास जाएँ, लाइसेंस्ड कंसल्टेंट के पास जाएँ, रजिस्टर्ड कंसल्टेंट के पास जाएँ, ताकि अगर कोई इशू कल होता भी है तो आप उसकी कंप्लेन फ़ाइल कर सकें। एटलीस्ट आप उसकी कंप्लेन फ़ाइल कर सकें और उसको वो ट्रैक हो सके। जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं वो उस बंदे को ट्रैक कर सकें। अब अगर आप एक अननोन बंदे को, जिसका कोई बिज़नेस रजिस्टर नहीं है, जिसका कोई फाइनेंशियल लिंक नहीं आपके साथ बनता, जिसकी कोई करस्पॉन्डेंस आपके साथ नहीं होती, कोई एफिडेविट नहीं होता है, उसको अगर आप लाखों रुपए दे देते हैं तो इसमें किसी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का कोई कसूर नहीं है, कसूर आपका है। अगर आप अपनी इतनी मेहनत से कमाए हुए पैसे किसी भी एक गलत बंदे के हाथ में बातों में आके दे देते हैं तो उसमें आपको किसी और को कसूरवार आप नहीं ठहरा सकते अपने अलावा। नेक्स्ट चलते हैं जी, इसमें डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं। डॉक्यूमेंट्स इसमें जी बड़ा सिंपल है कि जो सारे आप खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। और इसमें डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं। सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है जो ऑनलाइन ये लिंक दिया हुआ है। इस लिंक पे आपको जाना है, अपना ईमेल एड्रेस एक्टिवेट करवाना है और आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद इसको प्रिंट कर लेना है। कलर में करें या ब्लैक एंड वाइट में करें, इस पर आपकी पिक लगेगी। पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए, एटलीस्ट 6 मंथ वैलिड हो, 3 मंथ वैलिड हो और उसमें 2 to 3 पेजेस हों आपका वीज़ा स्टिकर होने के लिए। डिजिटल पिक विद वाइट बैकग्राउंड। और इसमें आप किसी भी, अगर आप अच्छे स्टूडियो पे जाते हैं तो आप उनके पास लिस्ट होती है कि किस कंट्रीज़ की कौन सी डायमेंशन है पिक के लिए, कौन सा बैकग्राउंड है। किसी अच्छे फोटो स्टूडियो पे जाएँ तो उसको कहें जी रिक्वायर्ड ये डायमेंशन है, इसकी आप पिक बना के दें। नॉर्मली तो उन लोगों को अगर आप सिर्फ ये भी बताएं कि आपको टर्की के विज़िट वीज़ा के लिए या स्पेन के विज़िट वीज़ा के लिए या ग्रीस के विज़िट वीज़ा के लिए चाहिए तो वो आपको बना के दे देते हैं उसी डायमेंशन की पिक, उसी बैकग्राउंड के साथ। CNIC बहुत अच्छा है कि अगर आप इसकी फ्रंट बैक कलर कर लें, अदरवाइज़ ये हार्ड कॉपी आप ब्लैक एंड वाइट भी कर सकते हैं। मैरिड हैं तो MRC चाहिए होगा, अगर अनमैरिड हैं तो FRC लाजमी चाहिए। अपने सिबलिंग्स के साथ निकलवा लें, अपने पेरेंट्स के साथ निकलवा लें। पोलियो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट किसी भी गवर्नमेंट के अप्रूव जो पोल्स हैं उस पर चले जाएँ हॉस्पिटल पे और वहाँ से जाके 200 से 150 से 200 250 रुपये में आपका पोलियो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट आपकी वैक्सीनेशन करके वो बना देंगे, जिसके ऊपर आपका पासपोर्ट नंबर भी एंटर होता है और आपके नेम वगैरह भी एंटर होता है। एक मेडिकल रजिस्ट्रेशन नंबर वो अलॉट करेंगे आपको, वो भी उसके ऊपर एंटर होता है। इनकम टैक्स रिटर्न, अगर आप बिजनेस पर्सन हैं तो इनकम टैक्स रिटर्न आपकी फ़ाइल को बहुत स्ट्रेंथ देते हैं, स्ट्रेंथन करते हैं और वीज़ा के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं। और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होने का सबसे बड़ा प्रूफ ये भी होता है। टिकट बुकिंग कंफर्मेशन नहीं करवानी है आपको, जस्ट टिकट बुकिंग करवानी है। तो टिकट बुकिंग आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, आप किसी ट्रैवल एजेंसी से भी करवा सकते हैं। होटल बुकिंग आपको करवानी है, होटल बुकिंग आप जो होटल है उसके साथ करस्पॉन्डेंस भी कर सकते हैं
और आप आजकल ऑनलाइन बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ से आपको इजीली विदाउट पेमेंट होटल बुकिंग पीडीएफ में मिल जाती है, और आप उसको डाउनलोड करें, प्रिंट करें, कलर प्रिंट करें और अपनी फ़ाइल के साथ उसको अटैच करें। एक कवरिंग लेटर आप ड्राफ्ट करेंगे। अगर आप ख़ुद ड्राफ्ट कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ किसी क्वालिफाइड कंसल्टेंट से उसकी छोटी सी ड्राफ्टिंग करवा लें जो 1 पेजर होता है। बेसिकली उसमें आपको मेंशन करना होता है अपना पर्पज़ ऑफ विज़िट, अपना नाम, समटाइम लोग जो है वो रेजिडेंस एड्रेस और या कंपनी एड्रेस जो है वो मेंशन करते हैं उसके अंदर, और उसके अंदर आपको वहाँ पे जो छोटी छोटी आपकी इंगेजमेंट्स हैं कि आपको वहाँ कहाँ पे जाना है, कौन कौन सी प्लेसेस विज़िट करनी है और किस किस सिटीज़ को विज़िट करना है, और आपकी जो एग्ज़िट है वो इन टाइम हो जाएगा। 1-2 लाइंस में एक श्योरिटी देनी होती है कि जी हम इन टाइम उसमें, क्योंकि हमारी पाकिस्तान में बहुत सारी इंगेजमेंट्स है वापस आके, चाहे वो बिज़नेस है या स्टडी से रेलिवेंट है, तो इस वजह से हम इन टाइम वापस आ जाएंगे। हम वहाँ पे इलीगली या वीज़ा वैलिडिटी के बाद वहाँ पे स्टे नहीं करेंगे। तो ये चीज़ें कवरिंग लेटर में मेंशन होती हैं, और नंबर वाइज आपने अपने वो डॉक्यूमेंट्स उसमें मेंशन कर देने हैं जो डॉक्यूमेंट्स आप अपनी फ़ाइल में गैदर कर रहे हैं, अटैच कर रहे हैं, सबमिट करवा रहे हैं, वो सारे मेंशन कर देने हैं आपने कवरिंग लेटर के ऊपर, और आपने रिक्वेस्ट कर देनी है कि अब काइंडली मुझे वीज़ा इशू किया जाए। नीचे आप अपना नाम वगैरह लिख देंगे, डेट लिख देंगे जिस डेट को आप केस फाइल कर रहे हैं, और इसके बाद है जी आपका अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट। बैंक अकाउंट स्टेटमेंट जो है इसमें आपको ये ख्याल रखना है कि ये सडन डिपॉजिट ना हो। इसमें सडन डिपॉजिट इस तरह होता है कि अगर मुझे कल या परसों वीज़ा अप्लाई करना है और जाके फ़ाइल सबमिट करवानी है तो आज मैं 40 लाख रुपए उसमें जाके रख आता हूँ। ये सबसे बड़े रीज़न्स जो रिफ्यूज़ल्स के आ रहे हैं हमारे पास इस वक्त यूके, ऑस्ट्रेलिया और जो शेंजन कंट्रीज़ हैं, उनके सबसे बड़े रीज़न ये आ रहे हैं कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को लोग प्रूव नहीं कर पा रहे, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे। दूसरा ये है कि हमारे लोग कुछ अपने पास से भी डॉक्यूमेंटेशन इस तरह से कर लेते हैं कि अगर अब एक क्लाइंट हैं, क्लाइंट की एक अपनी प्राइवेसी होती है, लेकिन हमारे पास ऐसे भी लोग आए हैं जिनको रिक्वायर्ड जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अगर बैंक स्टेटमेंट 3 मंथ की चाहिए तो उन्होंने पूरे साल की सबमिट करवा दी है। तो अब ये यहाँ पे आके प्रॉब्लम हो जाती है। अब वो साल की जब उन्होंने देखी है तो जस्ट उनका एक ही वीज़ा रिफ्यूज़ल का रीज़न बना है, वो यूके का वीज़ा है, और रिफ्यूज़ल का रीज़न ये बना है कि आप वो जो आपकी मिलियंस की ट्रांजैक्शंस हैं वो आपके टैक्स रिटर्न जस्टिफाई नहीं कर पा रहे। तो काइंडली ख्याल रखा करें कि जितनी चीज़ रिक्वायर्ड है उसी को सबमिट करें, एक्स्ट्रा मत करें, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्स का वॉल्यूम तो बढ़ जाएगा लेकिन उसमें क्वेश्चनियर का वॉल्यूम भी बढ़ जाता है। इसलिए कोशिश किया करें कि जितनी चीज़ रिक्वायर्ड है उतनी सबमिट करें। उसके बाद एंट्री एंड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, अगर आप टैक्स रिटर्न हैं, टैक्स फाइलर हैं तो आपके पास टैक्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी होगा, और सर्टिफिकेट ऑफ मेंबर ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स का भी होगा। तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सर्टिफिकेट जो है वो आपके बिज़नेस को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करता है, आपकी फ़ाइल को भी स्ट्रेंथ देता है। तो ये वो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं टोटली जो हमें टर्की के विज़िट वीज़ा के लिए रिक्वायर्ड हैं। इसमें कोई बहुत बड़ी केमिस्ट्री नहीं है, इसमें कोई बहुत बड़ी जो है वो फ़ाइल की प्रिपरेशन नहीं है। सिंपली आपको ये डॉक्यूमेंट्स गैदर करने हैं, उनको एक फ़ाइल की डॉक्यूमेंटेशन की शेप देनी है और जाके एनाटोलिया में सबमिट करना है। 20 से 22 दिन के अंदर आपका डिसीजन आ जाता है कि वीज़ा आपका अप्रूव हुआ है या रिफ्यूज़ हुआ है। यही काम आपने लाखों रुपए देकर भी करवाना है, और यही काम किसी कंसल्टेंट, किसी क्वालिफाइड कंसल्टेंट से आपने उसकी जस्ट जो फीसेस होती हैं 20,000, 15,000, 10,000, जो लोग जो जितनी फ़ीस ले रहे हैं उससे करवा के आप आराम से अपना वीज़ा हासिल कर सकते हैं। क्योंकि नॉर्मली ये है कि लोग खुद कंफ्यूज भी होते हैं कि वो ये सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर नहीं कर पाते, कर लें तो ऑनलाइन फॉर्म में कोई ना कोई ऐसी गलती कर देते हैं जो नहीं करनी चाहिए होती है, कुछ खुद से मेंशन कर देते हैं। क्योंकि किसी भी क्वालिफाइड बंदे के पास आप जाएंगे वो आपसे 2-3 क्वेश्चन करेगा या 4-5 क्वेश्चन करेगा, उसमें आपको एक आइडिया हो जाएगा कि मैंने कौन सी चीज़ें इसके अंदर नहीं थी मेंशन करनी जो मैंने कर दी। तो वो आपकी फ़ाइल को थोड़ा रिव्यू करेगा,
उसको बेहतर शेप में लेके आएगा, उसकी डॉक्यूमेंटेशन को टेक्निकल राइटिंग में करेगा और टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन में करेगा, ऑर्गेनाइज करेगा उसको, तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से आप उसको प्रोसीड कर सकेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग द वीडियो जी। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद भी आएगी और आप इसको सब्सक्राइब भी करेंगे चैनल को और लाइक भी करेंगे, और इसको काइंडली शेयर करें ताकि लोगों के पास ये वीडियोस जाएं, उनको इन्फॉर्मेशन मिले और वो चीज़ों को स्मूथली प्रोसीड कर सकें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।